Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 9th November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Einstein eclipse. Albert Einstein prediction of the bending of light by the gravity of sun, one of the component of his general theory of relativity, can be tested during a solar eclipse. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रिडिक्शन था बेंडिंग ऑफ लाइट को लेके जो ग्रेविटी ऑफ सन के कारण होता है, ये कंपोनेंट था उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिनको कि टेस्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स के. Following an unsuccessful attempt to validate this prediction during the solar eclipse of June 8, 1918, two expeditions were made to measure position of star during the eclipse. जो एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया गया था वैलिडेट करने के लिए इस प्रेडिक्शन को, जो सोलर एक्लिप्स हुआ था जून 8, 1918 का, उसमें दो एक्सपेडिशन किए गए थे मेजर्स करने के लिए पोजीशन ऑफ स्टार्स का एक्लिप्स के समय पे. The eclipse presented a rare chance to verify one of the essential consequences of general relativity, the bending of light by gravity. जो एक्लिप्स है वो प्रेजेंट करता है एक रेयर चांस वेरीफाई करने के लिए जो एसेंशियल कंसिक्वेंस है जनरल रिलेटिविटी का, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है ग्रेविटी के कारण. Einstein theory predicted that rays of light passing near a massive body in space would be visible bent as they followed the curve in space-time created by body mass. आइंस्टाइन के थ्योरी ने ये प्रेडिक्ट किया कि जो रेज ऑफ लाइट है जो कि पास करता है एक मैसिव बॉडी से स्पेस में, वो विजिबली बेंड करता है जैसे ही वो फॉलो करता है कर्व को स्पेस टाइम जो कि क्रिएट किया गया था बॉडी मास के कारण. In the case of a ray of light originating from a distant star and passing near the edge of sun, Einstein calculated a deflection of about 1.7 arc second. और जो केस था रे ऑफ लाइट का जो कि ओरिजिनेट कर रहा था एक डिस्टेंट स्टार से और पास कर रहा था नियर द एज ऑफ सन पे, तो वहां पे आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया कि जो डिफ्लेक्शन है वो अबाउट 1.7 आर्क सेकेंड है. What was studied during the eclipse? क्या स्टडी किया गया था एक्लिप्स के दौरान? आइंस्टाइन ने पब्लिश किया था अपने थ्योरी को और प्रेडिक्शन को 1915 और 1919 में. ब्रिटिश फिजिस्ट सर आर्थर एडिंगटन ने इसका एडवांटेज लिया. जो दो सोलर एक्लिप्स था तो अटेम्प्ट उसको डिटेक्ट किया शिफ्टिंग इमेजेस ऑफ स्टार को जो कि लिम्ब ऑफ सन के पास था. The problem was that during totality the sky does not get perfectly dark and only a handful of stars were visible near the sun from which make the measurement. प्रॉब्लम क्या था कि जो टोटलिटी जो स्काई है वो पूरी तरीके से डार्क नहीं होता है, सिर्फ हैंडफुल ऑफ स्टार विजिबल हो पाता है नियर द सन जहां से हम ये मेजरमेंट लेते हैं. जो डार्कनेस होता है एक्लिप्स का वुड अलाउ द एस्ट्रोनॉमर टू ऑब्जर्व एंड फोटोग्राफ द फील्ड ऑफ स्टार अराउंड द सन. और जो डार्कनेस है एक्लिप्स को मदद करता है एस्ट्रोनॉमर को कि ऑब्जर्व करे और फोटोग्राफ कर ले जो फील्ड है स्टार का अराउंड द सन. हम बाद में इसको कंपेयर करते हैं, जो फोटोग्राफ है उसको रेफरेंस है जो नाइट में इमेज लिया गया है और ये बता पाते हैं कि ये कितना जो है स्टार का लाइट जो है प्रेजेंस था. Conveniently, a cluster of bright star known as Hydas would appear near the sun during this eclipse. और conveniently हम लोग ये देखते हैं कि जो क्लस्टर ऑफ ब्राइट स्टार है जिनको कि हम हाइडस भी कहते हैं वो अपीयर करते हैं नियर द सन ड्यूरिंग द एक्लिप्स के टाइम पे. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाई डिड साइक्लोन गिव अक्टूबर अ मिस. क्यों साइक्लोन जो है अक्टूबर में इस बार मिस हुआ. October to December period is among the favorable month for the development of cyclone in Bay of Bengal and Arabian Sea. This year, however, October passed without witnessing a cyclone storm. जो अक्टूबर से दिसंबर पीरियड होता है वो फेवरेबल मंथ होता है डेवलपमेंट के लिए साइक्लोन का बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पे. लेकिन इस साल क्या अक्टूबर पास हो गया लेकिन कोई भी साइक्लोन स्टॉर्म नहीं विटनेस किया गया है. यूजुअली व्हेन डू साइक्लोन फॉर्म एंड हिट इंडियन कोस्ट. कब साइक्लोन बनता है और हिट करता है इंडियन कोस्ट को. अबाउट 80 साइक्लोन आर फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड एनुअली, आउट ऑफ विच 5 आर फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी टुगेदर नॉन एज नॉर्थ इंडियन ओशियन. तो अबाउट 18 साइक्लोन जो है बनते हैं पूरे वर्ल्ड में साल पे, जिसमें से 5 जो है वो बे ऑफ बंगाल व अरेबियन सी पे बनते हैं जिसको कि हम नॉर्थ इंडियन ओशियन में भी बोलते हैं. साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन आर बाई मॉडल इन नेचर, दैट इज दे ऑकर ड्यूरिंग 2 सीजन, अप्रैल टू जून प्री मानसून और अक्टूबर टू दिसंबर पोस्ट मानसून. जो साइक्लोन है नॉर्थ इंडियन ओशियन में वो बाई मॉडल होता है नेचर पे क्योंकि ये ऑकर करता है 2 सीजन पे, एक तो अप्रैल से जून में प्री मानसून के टाइम पे और दूसरा अक्टूबर टू दिसंबर पोस्ट मानसून में. Of this, मई एंड नवंबर रिमेन द मोस्ट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. और इसमें क्या है मई और नवंबर जो है वो सबसे कंड्यूसिव है डेवलपमेंट के लिए साइक्लोन का. Why were there no cyclone development this year? क्यों कोई साइक्लोन का डेवलपमेंट नहीं हुआ इस साल. Ocean disturbance enter the Bay of Bengal from the South China Sea side and head toward the Indian coast. This year, however, there was no system which intensified to form a cyclone. जो ओशियन डिस्टर्बेंस है वो इंटर करता है बे ऑफ बंगाल में साउथ चाइना सी के तरफ से और बढ़ता है इंडियन कोस्ट की ओर. लेकिन इस साल क्या हुआ कोई भी वैसा सिस्टम नहीं इंटेंसिफाई हो पाया जो कि साइक्लोन बनाए. दूसरा रीजन क्या है, जो वीक लालीना कंडीशन था अलोंग द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में
There was also the influence of Madden-Julian oscillation, MJO. MJO is a kind of eastward moving cyclic weather event along the tropic that influence rainfall, wind, sea surface temperature and cloud cover. They have a 30 to 60 day cycle. और क्या हुआ हम लोग देखे कि इस बार इन्फ्लुएंस है मेडन जूलियन ऑसिलेशन का भी. मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो है वो एक काइंड है ईस्टवर्ड मूविंग साइक्लिक वेदर इवेंट का ट्रॉपिक की तरफ, जो कि इन्फ्लुएंस करता है रेनफॉल पे, विंड पे, सी सरफेस टेम्परेचर पे और क्लाउड कवर पे, जो कि 30 से 7 दिन का फिनोमेना होता है. ऑल्सो इन नवंबर द वर्टिकल विंड शेयर क्रिएटेड ड्यू टू सिग्निफिकेंट विंड स्पीड डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन हाई एंड लोअर atmospheric labor prevented the low pressure system and depression from strengthening into a cyclone. और नवंबर में हम लोगों ने देखा जो वर्टिकल विंड शेयर जो कि क्रिएट हुआ था सिग्निफिकेंट विंड स्पीड डिफरेंस के कारण, जो कि ऑब्जर्व किया गया था हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक लेवल पे, ये भी प्रिवेंट कर रहा है लो प्रेशर सिस्टम और डिप्रेशन को मजबूत बनने से, जिस कारण साइक्लोन नहीं बन पाया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणा क्लियर बिल ऑन द राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर. हरियाणा ने क्लियर कर दिया बिल को रिकॉल करने के लिए पंचायत मेंबर का. हरियाणा पंचायत राज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2020 पास इन स्टेट असेंबली. जो हरियाणा पंचायत राज सेकंड अमेंडमेंट बिल है 2020 का, वो पास कर दिया गया स्टेट असेंबली से. द अमेंडमेंट इज एम्ड एट इंक्रीजिंग देयर अकाउंटेबिलिटी टू दी वोटर. जो अमेंडमेंट है उसका एम क्या है कि इंक्रीज करे जो अकाउंटेबिलिटी है वोटर के तरफ. बिल जो है क्या है, प्रोवाइड द राइट टू रिकॉल मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू दोज हु इलेक्टेड देम. ये राइट प्रोवाइड करा कि रिकॉल किया जा सकता है मेंबर को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है उनके द्वारा. गिव्स वुमेन 50% रिजर्वेशन इन दिस रूरल बॉडी. इसमें वुमेन को 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है रूरल बॉडी में. प्रोवाइड 8% रिजर्वेशन टू द मोस्ट डिसएडवांटेज अमंग द बैकवर्ड क्लास. और उसमें 8% रिजर्वेशन की बात की गई है जो सब बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज अमंग बैकवर्ड क्लास में भी. सॉरी. Allow the recall of village sarpanches and member of block level पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद इफ दे फेल टू परफॉर्म. इसमें बात की गई है कि रिकॉल किया जा सकता है विलेज सरपंच, मेंबर ऑफ ब्लॉक लेवल पंचायत समिति व डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद को अगर वो अपने ड्यूटी को नहीं परफॉर्म करते हैं. तो प्रोसीड्यूर क्या होगा इसको करने के लिए, तो रिकॉल ए सरपंच एंड मेंबर ऑफ द टू बॉडीज 50% ऑफ मेंबर ऑफ ए वार्ड और ग्राम सभा हैव टू गिव इन राइटिंग दैट दे वांट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग. अगर रिकॉल करना है सरपंच व मेंबर को बॉडी का, तो 50% जो मेंबर है वार्ड व ग्राम सभा को उनको रिटर्न में देना होगा कि वो चाहते हैं इस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना. This will be followed by a secret ballot in which their recall will require 2/3 member voting against them. और ये जो है वो सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होगा जिसमें कि 2/3 मेंबर्स का वोटिंग होना चाहिए उनके खिलाफ उनको रिकॉल करने के लिए. अब जो की मैंडेटरी प्रोविजन है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में क्या है, रेगुलर डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकल बॉडीज, कि रेगुलर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए लोकल बॉडीज का. सेटिंग अप ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, सेटअप करना चाहिए स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन को. मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर दलित एंड आदिवासी इन एवरी लोकल बॉडी प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर इन दी पॉपुलेशन. मैंडेटरी रिजर्वेशन की बात की जा रही है जो सीट है दलित और आदिवासी का हर एक लोकल बॉडी पे, जो कि प्रोपोर्शनली होना चाहिए उनके शेयर ऑफ पॉपुलेशन थे. 33% सीट रिजर्व होना चाहिए वुमेन के लिए. सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी दैट कंसोलिडेट प्लान फॉर रूरल एंड अर्बन बॉडी, सेटअप करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी को जो कि कंसोलिडेट करे जो प्लान होगा रूरल और अर्बन बॉडीज के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. गवर्नमेंट वीड आउट 4.39 करोड़ बोगस राशन कार्ड अंडर एनएफएसए सिंस 2013. गवर्नमेंट ने अभी तक 4.39 करोड़ बोगस राशन कार्ड को हटा दिया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से सिंस 2013 से. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है क्या? The objective is to provide for food and nutritional security in human life cycle approach by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life and dignity. तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोवाइड करना फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ह्यूमन लाइफ साइकिल पे, इंश्योर करना कि एजुकेट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड मिले अफोर्डेबल प्राइस में, पीपल जो कि आसानी से अपना लाइफ और डिग्निटी के साथ गुजार सके उनको. की फीचर्स क्या है इसके तो सबसे पहले तो कवरेज एंड इंटाइटलमेंट अंडर टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस. जो टीपीडीएस है वो कवर करेगा 50% अर्बन पॉपुलेशन को एंड 75% रूरल पॉपुलेशन को, जिसमें यूनिफॉर्म इंटाइटलमेंट की बात की गई 5 kg फूड ग्रेन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ. लेकिन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड है उनको कंटिन्यू मिलेगा 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ अंडर अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत. Subsidized price under TPDS and their revision. For a period of 3 years from the date of commencement of the Act, food grain under TPDS will be made available at subsidized price of 3 to 1 per kg of right, wheat and coarse grain.
ये बता रहे जो पीरियड है 3 इयर्स का, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से फूड ग्रेन जो है अंदर TPDS के वो अवेलेबल कराया जाएगा सब्सिडाइज प्राइस में, जिसमें 3 रुपीज पर केजी राइस, 2 रुपीज पर केजी वेट एंड 1 रुपीज पर केजी कोर्स ग्रेन प्रोवाइड की जाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है हाउस होल्ड को। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड इज टू बी डन बाई स्टेट UT अंडर TPS डिटरमाइन फॉर ईच स्टेट। जो आइडेंटिफिकेशन होगा एलिजिबल हाउस होल्ड का वो किया जाएगा स्टेट UT का अंडर TDPS जो कि डिटरमाइन किया जाएगा हर एक स्टेट के लिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की जा रही वुमेन और चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ टू 14 ईयर एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर विल बी इंटाइटल्ड टू meals as per prescribed nutritional form under integrated child development service and mid-day meal scheme. Malnourished children up to the age of 6 have been prescribed for higher nutritional norm. जो चिल्ड्रेन है एज ग्रुप 6 मंथ से 14 ईयर के बीच में और प्रेग्नेंट वुमेन व लैक्टेटिंग मदर, उनको इंटाइटल दिया गया है कि उनको मील मिलेगा प्रिस्क्राइब न्यूट्रिशनल नॉर्म के अनुसार अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और मिड डे मील स्कीम जो है। जो माल न्यूरिश चिल्ड्रेन होंगे अप टू एज ऑफ 6 ईयर उनको प्रिस्क्राइब हाई न्यूट्रिशनल नॉर्म के अनुसार फूड प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैटरनिटी बेनिफिट जो है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर विल ऑल्सो बी रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ ₹6,000। जो प्रेग्नेंट वुमेन व लैक्टेटिंग मदर होंगे उनको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा ₹6,000 का। वुमेन इंपावरमेंट की बात की गई है। फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूइंग ऑफ राशन कार्ड, एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर और अबव इज टू बी द हेड ऑफ हाउस होल्ड। और इश्यू करने के लिए राशन कार्ड को जो एल्डेस्ट वुमेन होगी हाउस होल्ड के जिसका एज 18 होगा उससे ऊपर का, उनको हेड माना जाएगा और इश्यू किया जाएगा राशन कार्ड उनके नाम पे। ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म, इसमें जो प्रॉब्लम होगा उसके रिट्रेसल के लिए एक मैकेनिज्म की भी बात की गई है। तो ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, वो अवेलेबल होगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन एंड फेयर शॉप डीलर मार्जिन, जो कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन का हैंडल करने का फूड ग्रेन और फेयर प्राइस शॉप डीलर मार्जिन का, तो जो एक्सपेंडिचर खर्च होगा स्टेट पे दोबारा ट्रांसपोर्टेशन में फूड ग्रेन का स्टेट के अंदर उसको हैंडल करने में APS डीलर के पास, और जो मार्जिन होगा एज पर नॉर्म्स के अनुसार जो कि डिवाइस किया गया इस पर्पज के लिए, उसमें असिस्टेंट होगा स्टेट के द्वारा जो कि प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ताकि वो पूरा कर सके अपने एक्सपेंडिचर को। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन order to ensure transparency and accountability, provision have been made for disclosure of record relating to PDS, social audit and setting up of vigilance committee। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या बोला गया, अकाउंटेबिलिटी की प्रोविजन होगा कि डिस्क्लोज किया जाएगा रिकॉर्ड को जो कि रिलेटेड होगा PDS से, सोशल ऑडिट, सेटिंग किया जाएगा विजिलेंस कमिटी को। फूड सिक्योरिटी अलाउंस, जो फूड सिक्योरिटी उसके लिए भी अलाउंस की बात की गई है। इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ इंटाइटल फूड ग्रेन्स और मील्स देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू इंटाइटल बेनिफिशियरी। और अगर नहीं सप्लाई हो पाता इंटाइटल फूड ग्रेन्स व मिल तो क्या है इसमें प्रोविजन है कि फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना होगा इंटाइटल बेनिफिशियरी को। अब पेनाल्टी की बात की जा रही है। इफ द पब्लिक सर्वेंट और अथॉरिटी फेल टू कंप्लाई विद द रिलीफ रिकमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, पेनल्टी विल बी इम्पोज बाय स्टेट फूड कमीशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। और अगर जो पब्लिक सर्वेंट व अथॉरिटी है वो फेल कर जाता, नहीं कंप्लाई कर पाते जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के द्वारा, तो इसमें प्राविधान है कि पेनल्टी भी लगाया जा सकता है स्टेट फूड कमिश्नर के द्वारा अकॉर्डिंग टू प्रोविजन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC MFI। क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है जिसको कि कंपनी लाइसेंस अंडर 25 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956 दिया गया है, जो कि पूरा करेगा फॉलोइंग कंडीशन को। पर क्या कंडीशन है, मिनिमम नेट ऑन फंड ऑफ ₹5 करोड़ फॉर दोज रजिस्टर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री और ₹2 करोड़ इज रिक्वायर्ड एज मिनिमम NOF। तो जो बोल रहा है मिनिमम नेट ऑन फंड जो है 5 करोड़ का बोला गया, जिसमें जो कि रजिस्टर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कंट्री का 2 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। एटलीस्ट 85% जो है टोटल नेट एसेट का वो नेटर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। अब क्वालिफाइंग एसेट होता क्या है, तो नेट एसेट और टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक बैलेंस एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो नेट एसेट होता है वो टोटल एसेट होता है जिसमें हम एक्सक्लूड करते हैं कैश को, बैंक बैलेंस को, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को। क्वालिफाइंग एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इज इंटेंडेड यूज और सेल। और क्वालिफाइंग एसेट वैसा एसेट होता है जिसके पास सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ समय होता है, कुछ तैयार हो जाएगा इंटेंडेड यूज और सेल के लिए। न्यूज में ये आया क्यों, द शेयर ऑफ NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन द ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हैज कम डाउन टू अ लिटिल मोर देन 30% एज सेवरल लार्ज MFI हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो शेयर था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, वो जो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कुछ कम हुआ है 30% से। रीजन क्या है, तो जो लार्ज माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उसको कन्वर्ट कर दिया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में, दैट्स वाई।
ये आप देख सकते हैं एनबीएफसी के पूरे मैप को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड नॉर्म। तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए जो नॉर्म्स है, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द मैंडेट ऑफ वन मेंबर कमिटी ऑफ रिटायर्ड केरला हाई कोर्ट जज जस्टिस के बालकृष्णन अय्यर कंस्टिट्यूटेड टू डिटरमाइन द कंपनसेशन पेड टू फ्लैट ओनर ऑफ मरादू म्युनिसिपैलिटी ऑफ कोची डिस्ट्रिक्ट whose house were demolished for being a violation of coastal regulation norms in the state। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया जो मैंडेट दिया गया था वन मेंबर कमेटी के द्वारा रिटायर्ड केरला हाईकोर्ट जज के जस्टिस के बालकृष्णन अय्यर के द्वारा, जिसको कि गठित किया गया था ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या कंपनसेशन दिया जाएगा फ्लैट ओनर को मरादू म्युनिसिपैलिटी ऑफ कोची डिस्ट्रिक्ट के जिसका हाउस को डिमोलिश कर दिया गया था, जो कि वायलेट कर रहा था कोस्टल रेगुलेशन जोन के नॉर्म्स को स्टेट में। अब इश्यू क्या था, तो on September 23rd last year, the top court has observed that illegal construction in coastal area of Kerala is a colossal loss to the environment and expressed shock over a spate of unauthorized structure coming up at Kochi Maradu। जो 23rd September last year जो टॉप कोर्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया जो इलीगल कंस्ट्रक्ट किया गया था कोस्टल एरिया में केरला के, वो एक कोलोसल लॉस था इन्वायरमेंट का और इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। स्पेट ऑफ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो रहा है। coming down heavily on Kerala government for not complying with its order to demolish 4 apartment complex built in violation of coastal regulation law। The top court has asked the chief secretary to conduct a survey to gauge the extent of deforestation caused to nature। जो ये नहीं फॉलो किए थे केरला गवर्नमेंट ने कोर्ट का ऑर्डर को, तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कंडक्ट करने के लिए बोला सर्वे, ताकि पता चले कितना डैमेज हुआ है इस एक्टिविटीज के कारण। तो मई 8 2019 में एपेक्स कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो बिल्डिंग को रिमूव किया जाए विद इन ए मंथ के अंदर, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है नोटिफाइड कोस्टल रेगुलेशन जोन पे केरला के। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन का नॉर्म्स क्या है, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑफ इंडिया कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन वाज इश्यूड इन फरवरी 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम। जो सेक्शन 3 है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का इंडिया का, उसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन को नोटिफाई किया गया था पहली बार फरवरी 1991 में। 2018-19 में फ्रेश रूल इश्यू किया गया है जिसका मकसद था कि रिमूव करना कुछ रिस्ट्रिक्शन को बिल्डिंग स्ट्रीमलाइन क्लियरेंस प्रोसेस के लिए और इनकरेज करने के लिए टूरिज्म को कोस्टल एरिया पे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, they restrict certain kind of activity like large construction, setting up of new industry, storage or disposal of hazardous material, mining, reclamation and building within a certain distance from the coastline। ये जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन वो रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ काइंड ऑफ एक्टिविटीज को, जैसे कि लार्ज कंस्ट्रक्शन हो गया, सेटअप करना न्यू इंडस्ट्री हो गया, स्टोर करना व डिस्पोज करने की बात की गई है, हजारदस मटेरियल को, माइनिंग एक्टिविटी हो गया, रिक्लेम करना व बंडिंग हो गया, सर्टेन डिस्टेंस है कोस्टल लाइन को, वो सब पे आपका रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन जो है क्या क्या, तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे कि जो पॉपुलेशन है एरिया का और इकोलॉजिकली कितना ज्यादा वो सेंसिटिव है डिस्टेंस और कितना दूर है शोर से। अब जो लेटेस्ट रूल है उसका कोई डेवलपमेंट have no development zone of 20 meter for all island close to mainland coast and for all backward island in the mainland। जो लेटेस्ट रूल है उसमें क्या बोला गया कि कोई डेवलपमेंट जोन नहीं होगा 20 मीटर तक फॉर ऑल आइलैंड में जो कि क्लोज है मेनलैंड कोस्ट है, और ऑल बैकवर्ड आइलैंड जो कि मेनलैंड के पास है। फॉर द सो कॉल्ड कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 रूरल एरियाज 2 सेपरेट कैटेगरी हैव बीन स्टिपुलेटेड। और जो सो कॉल्ड कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 रूरल एरिया का उसके लिए 2 कैटेगरी को स्टिपुलेट किया गया है। जो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरिया होंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस के अनुसार, वहां पे कोई डेवलपमेंट जोन नहीं होगा 50 मीटर तक फ्रॉम हाई टाइड लेवल से अगेंस्ट 200 मीटर जो कि पहले था उसको घटा के 50 कर दिया गया। और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3B है कैटेगरी रूरल एरिया जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां पे नो डेवलपमेंट जोन होगा एक्सटेंडिंग अप टू 200 मीटर तक हाई टाइड लाइन से। इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या बात है, तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स है वो मेड बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के बिहाफ में। अब जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम ब्रीफली देख ले कि हमारे टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या समझा है। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा आइंस्टाइन इक्लिप्स। तो हमने इसमें देखा है कि ये है क्या और ये कैसे हो रहा है, और इस स्टडी किया हम लोगों ने इक्लिप्स के बारे में भी। आफ्टर दैट हम लोगों ने किया व्हाई डिड साइक्लोन गिव अक्टूबर ए मिस। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में ये क्यों आया, रीजन क्या है, क्यों कोई साइक्लोन डेवलपमेंट नहीं हुआ इस साल।
अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हरियाणा क्लियर बिल ऑन राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर। तो बिल के प्रोविजन को देखा हम लोगों ने, देन प्रोसीड्यूर जिसको फॉलो किया गया इसको लाने के लिए, फिर मैंडेटरी प्रोविजन जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट का। आफ्टर दैट हम लोगों ने कंसीडर किया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये न्यूज में क्यों आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में जाना, फिर इसके फीचर्स क्या क्या है हम लोगों ने ये कंसीडर किया। देन व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये है क्या, मिनिमम नेट ऑन फंड इसके लिए कितना होना चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट क्या है, और न्यूज में क्यों आया। और हमारा लास्ट टॉपिक था कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, इश्यू क्या था इसको लेके, कोस्टल रेगुलेशन जोन के नॉर्म्स के बारे में जाना, फिर ऑब्जेक्टिव को देखा, फिर इससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन को देखा, और लास्टली इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है हम लोगों ने ये देखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.